हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। और आज का चैप्टर आप सबको जब पता है कि सभी लोग अभी घर में बंद है, लॉकडाउन में है। ऐसे में लॉकडाउन में है और ऐसे में सबकी समस्या यह है कि प्रिपरेशन को किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अब हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम आपसे लाइव होकर ही अपनी बातों को रख सकते हैं और आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्लासेज अभी बंद है और मिशन 50 में क्लास भी मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो ऐसे में हम आपको लाइव होकर ही आपको गाइड कर सकते हैं। जनरली मैं इवनिंग टाइम में ही आपसे अपनी बातें शेयर कर पाऊंगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, और आज मैंने चैप्टर रखा है कि जो भी आपके कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। न केवल IAS IPS यानी कि UPSC, बल्कि BPSC, अदर PCS, अदर एग्ज़ाम्स, नेट JRF, कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। और जब तक आपके क्वेश्चन समाप्त नहीं होते हैं तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपसे अपनी बातें शेयर करूँगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे 3 बजे से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव होता हूं। तो सैटरडे संडे मैं फेसबुक पे आपको समय नहीं दे पाऊंगा। फेसबुक पे जनरली मैं अल्टरनेट डे ही इसी समय में 7 बजे के आसपास मैं आपसे जुड़ूंगा और अपनी बातें आपको रखूंगा। लॉकडाउन में एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर में रहते हुए हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है तब तक कोई भी एग्ज़ाम होने की कोई संभावना अभी नहीं है, भले ही डेट अनाउंस कर दिया गया हो। उसकी वजह केवल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एग्ज़ाम्स लेने में नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाएगा तो अधिक से अधिक स्कूल्स और कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और वैसे में बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिनाई होगी, तो मैनेज करना भी बहुत टफ है। आने वाले समय में यदि हम कोरोना पे काबू नहीं पा सकेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ेगी और घर से ही कोई ना कोई ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे जिसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सभी अभी घर में है तो एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपनी महारत हासिल करेंगे उतना बेटर होगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो और आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता रहेगा तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ख़ास तौर से जो गांव में रह रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, उनके लिए दिक्कत ये हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन अभी स्मार्टफोन आपके हाथ में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई समस्या रह गई है कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ कि किस तरह से डिफरेंस बिटवीन UPSC, BPSC, UPSC। देखिए, BPSC और UPSC में जो डिफरेंस आप कर रहे हैं केवल सिलेबस के लेवल पे है। प्रिपरेशन के लेवल पे थोड़ी सी यह चेंजिंग है कि जहां UPSC में 2 पेपर प्रीलिम्स में होता है, BPSC में केवल एक ही प्रीलिम्स में पेपर होता है, वो 150 मार्क्स के होते हैं। UPSC में जो सेकेंड पेपर है वो CSET का पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है, जबकि बिहार में जो है वो 2 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं। तो ये चेंजिंग है। और ऑप्शनल पेपर भी आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर भी एक कर दिया गया है ताकि एग्ज़ाम को जो है वो कम समय में पूरा किया जाए। एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक करनी होती है वो भी पूरा किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए BPSC को सिलेबस को भी कंसाइज किया गया है और 2 ऑप्शनल से 1 ऑप्शनल में उसको लाया गया है। जहाँ तक सिलेबस का सवाल है तो सिलेबस में भी थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट होता है। UPSC में सिलेबस बड़ा होता है, BPSC में जस्ट उसके 50% मार्क्स 50% उसके सिलेबस होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर UPSC की प्रिपरेशन करेंगे तो BPSC या अन्य जो UPPCS या MPPCS या राजस्थान एग्ज़ाम्स है उन सब एग्ज़ाम को आप इजीली जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप UPSC की प्रिपरेशन करें। UPSC के लिए जितने भी सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड करना है वो ऑलरेडी हमने आपको बताया भी है कि किस तरह से आपको करना है। तो वो आप फोकस कर सकते हैं कि उस तरह से आप तैयारी करिए। जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या मेरे फेसबुक पेज पर भी ज्योग्राफी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, हिस्ट्री की कैसी तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी है, सभी डिटेल्स जो है उसमें दिए गए हैं। जल्दी ही हम आपको पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी 1 से 2 दिनों में आपको वीडियो के द्वारा यह बताएंगे कि कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी है। फिर भी अगर आपके पास यदि किसी सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि आज मैं
पूरी तैयारी के साथ पूरे बुक्स लेकर मैं बैठा हूँ कि आपके को क्वेश्चन होंगे तो मैं बुक्स के साथ आपको बता पाऊँगा कि कैसे तैयारी करनी है। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेते हैं कि आप तैयारी को किस तरह से आगे ले जाएंगे। तो नेट और जेआरएफ की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूजीसी द्वारा जो परीक्षा ली जाती है वर्ष में 2 बार ली जाती है, अलग अलग कारण से। कई बार वो जुलाई में होती है, कभी वो नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी तक चली जाती है। तो वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है यूजीसी द्वारा। उसमें जो कट ऑफ को पार करते हैं तो जितना उन्हें लेना होता है यूजीसी को, उसमें नेट पास होते हैं। जो ऊपर के टॉप से होते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह अवार्ड होने के बाद लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। यह कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक हैवी और हेल्दी अमाउंट होता है, जिससे वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रख सकते हैं। रिसर्च के लिए आप जेआरएफ करते हैं। मैं भी जेआरएफ अवार्डेड था यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से, और मैंने जेआरएफ अवार्ड को मैंने अवेल करने से पहले ही मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुका था आईएएस के तौर पे। इसलिए मैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो जेआरएफ की 8 दिन पहले आई थी और उसके 8 दिन बाद 16 मई को मेरा आईएएस का रिजल्ट आया था, तो मैं उसका अवेल नहीं कर पाया था। फिर भी रिजल्ट में ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। फर्स्ट पेपर जो यूजीसी नेट का जो है वो पूरी तरह से, दोनों ही पेपर, फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 उसके यूनिट है, 10 हर यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न के 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 मार्क्स का टोटल एक पेपर होता है। और यह एग्ज़ाम जो है 1 घंटे की होती है। सेकेंड पेपर जो है, आप जो अपना सब्जेक्ट पीजी में रखे होंगे या पीजी में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे पेपर आप लेते हैं, लगभग 101 सब्जेक्ट में यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है नेट जेआरएफ के लिए। तो उसमें से आप जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जो भी, हिंदी लिटरेचर, मैथिली या जो भी हो, डोगरी, बंगाली, मलयालम, जो भी आप सब्जेक्ट रखे हैं उस सब्जेक्ट से आप अपनी सेकेंड पेपर को आप एडॉप्ट करते हैं। और सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो टोटल जो आपका सिलेबस है वो 300 का है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। पहला जो सेक्शन मैंने बताया है एप्टीट्यूड का, उसमें अलग अलग एप्टीट्यूड है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जा रहा है, मैथ से, रीजनिंग से, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आपके लॉजिकल जो एप्टीट्यूड है उसको बेस्ड बना के पूछा जाता है, और उसको आपको एक प्रैक्टिस द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो उसके 2 कुछ किताब मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एक तो लॉन्गमैन की किताब आती है, उपकार पब्लिकेशन की। फर्स्ट पेपर के लिए आप ये 2 बुक को आप प्रेफर करिएगा। सेकेंड के लिए जो भी आप यूनिवर्सिटी में बुक्स पढ़ते रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी हो या जो भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, जहाँ से भी आपने पीजी किया है, उस सिलेबस को आप पूरा करेंगे तो आपका सेकेंड पेपर भी क्लियर हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करेंगे। स्पेसिफिक अगर सपोज डेट कि अगर हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बुक का रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो आपको हम अभी, अगर आप चाहते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इसकी तैयारी आगे कंटिन्यू रखनी है। रही बात यूपीएससी का, तो यूपीएससी में आपके क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से हम उसको करेंगे और आगे उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने पहले बताया था कि ये बुक जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक्स है शंकर पब्लिकेशन की। शंकर पब्लिकेशन की जो ये बुक्स है, इस बुक्स में पूरी की पूरी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, और इसमें से आप कोई भी एस्केप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है इसमें 25 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और जो भी आप न्यूज़पेपर द हिंदू या दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके साथ इसको रखकर जो भी अप टू डेट होता है इस बुक के, जो आपके
बचे हुए जगह हैं उसमें बनाइए, डायग्राम बनाइए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी न केवल यह बुक्स जो है वो पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसको सोल्व भी किया गया है। एक बात बताऊंगा कि जब भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आप तैयारी करें तो जो भी इंटरनेशनल सबमिट हुए हो, कोई ट्रीटी हुई हो, उसको आप फोकस ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। कोरोना के चलते कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे कि ओजोन में जितने भी लेयर्स और छिद्र थे वो पूरी तरह से भरे हैं। एक फ़ायदा यह हुआ है, हवा जो है साफ़ हुई है, नॉइज़ पोल्यूशन कम हुआ है, वाटर पोल्यूशन, यानी जितने तरह के पॉल्यूशंस हैं वो कम हुए हैं। तो यह क्वेश्चन जो है बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना जो है एक अभिशाप है कि कोरोना पर्यावरण के लिए एक वरदान के रूप में आई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ लोग लॉकडाउन हुए, गाड़ियाँ कम चली, बिल्कुल न के बराबर चली, लोगों ने घर में रह के ही सीमित संसाधन से जिस तरह से जीना शुरू किया, तो इससे पर्यावरण ने, नेचर ने एक बार अपने आप को रिच किया, अपने आप को ठीक किया, रिच किया। तो यह हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान है। आप देखिए गंगा कितनी तरह से शुद्ध हो चुकी है, कई बार आपने टीवी चैनल्स पे भी देखे होंगे। तो यह इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी एसए की भी तैयारी होगी, जीएस की भी तैयारी होगी। एक और मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, बहुत सारी क्रोनोलॉजिकली चीज़ें होती है जिसको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब मैं पढ़ता था तो कई चीज़ों को मैं फार्मूलेट करके रखता था। जैसे सपोज डैट कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें याद नहीं होता है, क्रॉनिकली के ऊपर सबसे पहले कौन आया, तो हमने उस पर पहले वर्ड से इंग्लिश का वर्ड एस्फफ्ट हनिफ्ट, SFUD को एक साथ रखा, HNI हनिफ्ट, HNIHD को मैंने फिर बाद में रखा। तो H से मैंने सैल्यूट का याद रखा कि हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक, झंडा, गान है उसको हमें सम्मान देना है, हमारा कर्तव्य है। फिर हम F से फ्रीडम की बात करते हैं, U से यूनिटी की बात करते हैं, D से डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर साइंटिफिक चीज़ें जो है ऐसे। तो इस तरह से हमने पूरी की तरह क्रोनोलॉजिकली रखा है। कई बार आपको लगता होगा कि इंग्लिश का वर्ड के बजाय हिंदी का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के लिए भी हमने फार्मूला रखा कि किस तरह से आर्टिकल 1 से लेकर आगे तक जिस तरह से बढ़ता है, जैसे प्रेपा नित का पुयोसकम, लगता है कि वो संस्कृत जैसा है, लेकिन प्रे से प्रेसिडेंट, पा से पावर, नी से नियुक्ति कैसे होता है, का से कार्यकाल क्या होता है, त से तरीका क्या होता है, पू से पुनर्नियुक्ति कैसी होती है, यो से योग्यता क्या होती है, पुयो स से वो शपथ यानी कि वो कैसे लेते हैं, यानी शर्तें क्या होती है नियुक्ति की। फिर हमने कहा पियोस्कम, क से कसम जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है पॉलिटी में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हमने उसको शपथ के तौर पे उस क का यूज हमने किया। तो पियोस्कम, म से महाभियोग, ई बिछना, जो आगे हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के बाद जो 4 आर्टिकल आता है उसके बारे में। गपा निकायोसक, ग से गवर्नर होता है, पा से पावर, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल। गपा निका योसक, योग्यता, शक्तियाँ, कर्तव्य। तो इस तरह से हम पूरे वर्ड को जो है इलोब्रेट कर रहे हैं। और जब हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे, तो हम एक एक चीज़ को इलोब्रेट करके आपको बहुत सारे चैप्टर भी पढ़ाएंगे कि इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे। और एक बार आपने याद किया तो लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि मेरे पढ़े हुए लंबे समय हो गए हैं, फिर भी मुझे आज तक यह फार्मूला जो है याद है। इसका मतलब है कि आप सब भी बहुत करेंट की बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कि हम बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो बायो, अगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आया था, नेशनल पार्क जो है पहले से लेकर नीचे तक जो है उसको हम बना सकते हैं। महमूद गजनी का आक्रमण का एक सीक्वेंस बना सकते हैं। मोहम्मद शाह गौरी का जो है वो पूरे जो हमारे दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनका जो है हमने एक अलग से बना के रखा है। तो वो उस पर हम अलग से आपको चर्चा करते हुए बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके चलते ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है कि सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं बहुत कम समय में कैसे करूं। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन का क्लास स्टार्ट है। आशुतोष, मिथुन, जितेश, अनुज,
तो आप लोग ऑनलाइन के साथ ही जुड़े हुए हैं। मन रोशन, कुमार मनीष, संजय चौधरी, जितेश राय यादव, निरंजन कुमार सिंह, आरजू, परवीन कुमार, आदित्य कुमार, दीपक कुमार, सो इस तरह से अनिकेत, सभी ने जो है सो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की बात की है और क्लास जो है वो चाहते हैं कि उनका रेगुलर क्लास हो। तो रेगुलर क्लास के लिए चूँकि समय कम होता है, ऑफिस के बाद समय कम बचता है, फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम करें। चांदनी कुमारी इंटरव्यू की तैयारी को लेकर जाना चाह रहे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन, अजीत पटेल का क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी बताइए। दिलखुश कुमार का भी क्वेश्चन है, पंकज हैं, गौरव है, आदित्य कुमार हैं, लखेंदर हैं, गुड्डू, बहुत सारे लोगों ने हमें मिस किया है। हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS या फिर youtube.com/c/डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, यहाँ आप जाएंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर डिटेल्स वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो वहाँ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्या है, उसके हिसाब से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमें आप लोगों को तैयारी करवानी है। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो है NIOS DLED के सपोर्ट के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। सपोर्ट नहीं बल्कि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और गवर्नमेंट जल्दी इस पर कुछ निर्णय करके आप लोगों के नियोजन को जल्दी शुरू करवाएगी। बहुत लोगों ने मेरिट तैयार है फिर भी उनका नियोजन नहीं हो पाया है। तो जो लोग DLED हैं फिर भी जो टेट पास है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा संख्या होती नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे, विभाग लेवल पे जल्दी निर्णय करके हम लोगों की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवा लिया जाए। IAS बुक्स हिंदी मीडियम के बारे में बताएं। हिंदी मीडियम में जो IAS के लिए बुक्स हो सकती है वो है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे पॉलिटी की बुक्स अगर आपको देखनी हो तो पॉलिटी की बुक्स जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक्स आप लीजिए। और एक बेयर एक्ट आती है जो कि हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बाइलिंगुअल है, तो वो आप पॉलिटी के लिए बुक्स को मैं प्रीफर करता हूँ। आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर IAS की जो बुक्स है उसको आप देखिए, जो मैं अभी बुक्स आपको बता रहा था। जैसे अगर हम बात करें इंडियन, तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये बुक्स जो है चूँकि सेल्फी के मोड में है इसीलिए आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसको अगर हम मिरर के हिसाब से अगर समझना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक्स है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगर हमको पीछे से अगर दिखाना हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बुक्स आपको दिखाएं। ये आपकी बुक्स है लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, आप ये पीछे से देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें तो सभी चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर देखेंगे तो इतने सारे कंटेंट्स दिए गए हैं कि आप बिल्कुल अगर इस पूरे बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है वो सब पीछे रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मैं आपको बता दूं कि कितने आपको कौन कौन से चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है। सभी चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो आप पूरी तैयारी जो है समय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पेज बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी किताब है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है आपको पहला जो है प्रियम्बल है। प्रियम्बल में जो संशोधन टाइम टू टाइम हुआ है उसको आप देखिए। प्रियम्बल के बाद अगर हम देखेंगे तो सिटीजनशिप, उस पर आप फोकस मत करिए। राज्य के निर्माण अगर कोई होता है उस समय उसका महत्व होता है, अदरवाइज नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए। आप नागरिकता यानी सिटीजनशिप है उसको आप छोड़ सकते हैं। आप सीधे आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन मेंस हो या प्रीलिम्स हो पूछे जाते हैं। सो पहला मेरा रिकमेंडेशन प्रियम्बल, दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तीसरा मेरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये तीसरा मैं चैप्टर बता रहा हूँ जिसकी आपको तैयारी करनी है। चौथा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पांचवा मेरा जो है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। छठा है वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट।
7वां है वो है आपको गवर्नर पढ़ना। 8वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन। 9वां पंचायती राज उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये 10वां शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। ये 10 के 10 चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन, कैग एंड अटॉर्नी जनरल। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मान लेते वित्त आयोग, ये सब आप हिस्ट्री में ही इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो ये 10 से 12 चैप्टर ही हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि अगर इस बुक्स की पूरे चैप्टर की हम बात करें तो 60 चैप्टर्स हैं। तो आपके काम को मैंने आसान कर दिया और केवल 12 से 13% ही इस बुक्स को देखना है। इसी तरह की रणनीति करेंगे तब जाके आप सक्सेस होंगे। किसी ने बताया नहीं होगा, केवल बुक की नाम है, ये बुक पढ़ लेना। ये बुक पढ़ते पढ़ते आपके निकल जाएंगे 2 महीने, इस बुक से पढ़ लेना, फिर निकल जाएंगे 6 महीने। पता चला कि आप 2 साल तक पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से भूल रहे हैं। ऐसा होता है कि आप जब नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसी तरह से भटकते रहेंगे और दिन रात पढ़ेंगे, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं होगा, नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, जो ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से आपको पढ़ना है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। हिस्ट्री में जानना चाहते हैं, देखिए हिस्ट्री के लिए मैंने बताया था, अगर जीएस की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 10+2 यानी 12th क्लास तक की बुक को आपको देखनी है। क्लास 6 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, क्लास 7th में मेराइवल इंडियन हिस्ट्री है, क्लास 8th में यानी 8वीं क्लास में मॉडर्न है, 9th क्लास में सिविलाइजेशन है पार्ट 1 और पार्ट 2 10th क्लास के सिविलाइजेशन में। 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, एंशिएंट एंड मेराइवल, और मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 12th क्लास में। पूरी की पूरी ये किताबें हैं। एनसीईआरटी में मैं नहीं बोलूँगा कि आप सेलेक्टिव होकर पढ़िए, एनसीईआरटी में कोई सिलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता है। एनसीईआरटी में सभी की सभी बुक्स पढ़नी है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर एंशिएंट को देखते हैं तो 6 से 12th क्लास तक में 3 बार रिवीजन होता है। मॉडर्न हो या मेराइवल हो, ये तीनों ही 3-3 बार रिपीट होता है। तो जैसे अगर आप दिल्ली सल्तनत को थोड़ा पढ़ते हैं, तो जैसे 9th क्लास में अगर आप जाते हैं 10th क्लास में, तो वहाँ पे थोड़ा एलोबरेट होता है। 11th क्लास में जाते हैं तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत मुग़ल काल को अलग से चैप्टराइज किया गया है। उसके आर्ट आर्किटेक्ट को बताया गया है, लिटरेचर को बताया गया है, उस काल में और भी फाइन आर्ट्स के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको बताया गया है। 11th क्लास में फाइन आर्ट्स की अलग से बुक्स आई हुई है जो एनसीईआरटी की है। सो 11th क्लास में 3 बुक्स आपको पढ़ना होता है। अगर उसी तरीके से देखेंगे मॉडर्न में देखेंगे तो मॉडर्न में भी पूरा का पूरा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, उससे पहले जो कंपनियां आ रही थी, पुर्तगाली आ रहे थे, कोलंबस आया, पहले तो वास्को डी गामा, कोलंबस, देन फिर वो यानी डच फ्रेंच से लेकर पुर्तगाली डच फ्रेंच से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक के आगमन से स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न। लेकिन मॉडर्न काल को अगर डिवाइड करना हो तो केवल ये नहीं कि कोई डेट से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेराइवल काल की दकियानूसी विचारधाराएं, जो उस समय के जो निगेटिव जो डिमेरिट्स थे वह ख़त्म होते हुए नई सोच, नई चीज़ें आ रही थी, सामुद्रिक यात्राएं हो रही थी, वैज्ञानिक आधार पे हर बात को कसौटी पे कसा जा रहा था, वही मॉडर्न काल के आने का संकेत था और उसी के आधार पे इसको देखा जाता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि 18वीं शताब्दी क्या अंधकार का युग था? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं 18वीं शताब्दी अंधकार का युग था। उसका मैं एक डायमेंशन आपको बताता हूँ। 18वीं शताब्दी में जैसे मुग़ल सत्ता का पतन होता है तो छोटे छोटे जो है अलग अलग पावर्स आना शुरू हो जाता है। एक तरफ अवध है, एक तरफ हैदराबाद का है, दूसरे तरफ आप इधर देखेंगे बंगाल में है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, फिर आप देखेंगे उधर हैदराबाद में अलग है। वो तो बड़े बड़े 3 हैं। उसके अलावा छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर जो है बन चुके हैं। यानी कि राजनीतिक आधार पे देखा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है हिंदुस्तान, इसीलिए उसको कहा गया कि भाई अंधकार का युग है। क्या कि इस समय राजनीतिक एकता नहीं है, विशाल साम्राज्य का भाव है।
तो ये एक कारण होता है। मुग़ल सल्तनत भी सिकुड़ती नज़र आ रही है, तो 28वीं सदी के अंधकार का युग है? नहीं, हम किसी युग के वहाँ कला का विकास, प्रशासनिक विकास, आर्थिक विकास, इन सब चीज़ों को और किस तरह से उस समय की भौतिक विकास हुए हैं, फिलोसफिकली कितना विकास हुआ है, दार्शनिक किस तरह से विकास हुआ है, उन सब चीज़ों को तौलते हैं, देखते हैं। यह वो पीरियड है जिस समय एक ट्रांजिशन का फेज है, मध्यकाल से आधुनिक काल में पहुंचने का एक फेज है, जिस फेज में हम यह देखते हैं कि छोटी छोटी पहाड़ी कलाओं, राजस्थान से लेकर पूरे के पूरे यूपी और बिहार तक छोटे छोटे कलाओं का विकास हो रहा है। क्षेत्रीय आधार पर कलाएं बन रही है, उसका विकास हो रहा है। और अलग होने के बाद भी आर्थिक समृद्धि घटी नहीं है, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। इसलिए इसको अंधकार का युग नहीं कह सकते हैं, ट्रांजिशन फेज है। और यह कहीं ना कहीं ये रिनेसा का फेज कह सकते हैं, पुनः जागरण का फेज है। नहीं कि इसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अंधकार का युग है। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्या अगर हम अशोक और अकबर में तुलना करते हैं तो कौन राजा, कौन से बादशाह, कौन से नवाब, यानी अशोक और अकबर में कौन महान था? यह क्वेश्चन यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया था और यह जीएस में भी पूछा जाता है, ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का भी, बीपीएससी का भी, या अदर पीसीएस का भी। वैसे क्वेश्चन जब भी होता है तो आप कहेंगे दोनों अपने अपने समय में महान थे, क्योंकि अशोक जहाँ धर्म द्वारा पूरे की पूरी जो तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था थी उसको जोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे। धर्म कोई धर्म नहीं था, न यह बौद्ध धर्म था, बल्कि तत्कालीन समय के सभी धर्मों में जो अच्छाइयाँ थी उसका एक सार था, जिसको अपनाया गया था अशोक द्वारा। और उसने धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे अलग अलग जो है वो सेपरेटली कंदराओं में या फिर अलग से इंस्क्रिप्शन जो है उन्होंने करवाए, खुदवाए थे, जिसमें कि अलग अलग संदेश दिया गया था। उस इंस्क्रिप्शन के भी कई प्रकार थे, स्तंभ से लेकर अलग अलग सेपरेट शिलाभिलेख है, शिलाभिलेख सेपरेट है, बृहद शिलाभिलेख है, अलग अलग उनका नामकरण है, अलग अलग नंबर्स हैं। तो उसमें धर्म में हमेशा जो है देखा गया है कि पशु पक्षी से लेकर सभी के बारे में अच्छी बातें हैं। आप देखेंगे शिलाभिलेख 6 में लिखा गया है कभी भी जो है अनुवेदक प्रतिवेदक आ सकते हैं। तो प्रशासन के बारे में, सत्ता कैसी है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स उस समय दिए गए थे। वह उस ज़माने की बात है जब रोड नहीं थी। रोड थी तो बहुत ही कच्ची थी। मध्यकाल में जिस तरह से रोड बना, रोड का उस समय शुरू हो चुका था। तो उस समय के काल को देखेंगे तो मध्यकाल में, अकबर के काल में समृद्धि ज़्यादा है और उसमें कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, अशोक के काल में कम हुआ। दोनों के काल की तुलना करेंगे तो अशोक को पता था कि हम साउथ तक अपनी जो है डायरेक्टली पहुंच नहीं बना सकते हैं, और वह गलती नहीं किया। उसी तरीके से अकबर ने भी साउथ तक अपनी नहीं की, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने साउथ पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की तो वह नॉर्थ उसके हाथ से खिसकता हुआ नज़र आ रहा था। तो दोनों ही काल में बहुत अच्छे से विकास हुआ। दोनों ही काल को अगर देखेंगे तो दोनों ही काल दोनों ही शासकों के लिए अपने समय के स्वर्णयुग काल के रूप में है। तो इसीलिए दोनों की तुलना करेंगे तो अपने अपने समय में दोनों महान थे। फिर भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में आप पे प्रेशर बनाया जाएगा कि कौन आपके महान थे, तो अगर आप अशोक बोलते हैं तो अशोक के बारे में आपको डिटेल होना चाहिए, उसकी वजह क्या है। क्योंकि दीन इलाही द्वारा एक तरफ वो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं अकबर, तो धर्म द्वारा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं अशोक। तो इस तरह से दोनों अपने अपने समय में अगर देखेंगे, उनके समय में कलाओं का विकास, फाइन आर्ट्स का विकास हुआ, दोनों के समय में ऐसा है। जिस समय में जो समय था उसके हिसाब से है। तो आप यह कह सकते हैं कि उस समय के जो शासक थे वो दोनों को दोनों महान थे। कभी भी किसी के बारे में आप बायस होके, बायस न भी हैं तो भी किसी को आप यह नहीं बता सकते हैं कि जैसे औरंगजेब के बारे में कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग सीधा समझते होंगे औरंगजेब के काल में मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब के काल में जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, बहुत तरह की क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने रख दिया जाता है। सुमित, ये एक हिस्टोरियन है रंजीत सरकार, उन्होंने जो है उसके बारे में डिटेल्स में बताया है। और आप बिल्कुल ये समझते हैं कि उस समय जितना भी
कर वगैरह था, हिंदुओं पे लादा गया, इस तरह तमाम तरह के क्वेश्चन। बट आप अगर इसको निष्पक्ष रूप से और आधुनिक समय में मार्क्सिस्ट व्यू से देखेंगे, सबाल्टर्न व्यू से देखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि औरंगजेब अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस तरह की नीतियाँ बना रहा था। क्या उसके समय में आपको पता है, अकबर से भी ज़्यादा औरंगजेब के समय में मनसबदार, हिंदू मनसबदार थे। न केवल मनसबदार थे बल्कि ज़मींदार भी ज़्यादा थे, और उनके राज दरबार में भी हिंदुओं की संख्या जो है अकबर की तुलना में औरंगजेब के काल में ज़्यादा था। ज़्यादा एरिया पे शासन कर रहे थे औरंगजेब। उनका विस्तारवादी नीति जो था वो बिल्कुल बीजापुर गोलकुंडा होते हुए पहुंचा हुआ था साउथ तक, यानी आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के एरिया तक, पूरा जो है गोलकुंडा एरिया तक, बीजापुर गोलकुंडा तक। अहमदनगर को पहले ही जीता गया था। तो कुल मिला के यह देखेंगे आप कि किस तरह से यह शासक का एरिया जो है बड़ा है, लेकिन फिर से वही गलती हुई जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्यकाल में अपनी राजधानी को दक्षिण में शिफ्ट करता है और वह उत्तर की तरफ जो है ध्यान नहीं देता है और उत्तर उसके हाथ से खिसकता नजर आता है। यह गलती मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई। वही गलती जो है फिर से दोहराने की कोशिश की गई औरंगजेब के समय में, जब बीजापुर गोलकुंडा को डायरेक्ट अपने अधीन लाने की कोशिश हुई और तत्कालीन जो शासक से दक्षिण के, उनके साथ संघर्ष के बाद वो पूरी तरह से फंस गया दक्षिण में, और सत्ता इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल मुगल काल के रहने के बावजूद जो है वहाँ से पतन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तब आपको याद होगा कि गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है वह दक्षिण पे मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट शासन नहीं करता है। उस समय के जो दक्षिण के शासक है 12 से 13 विष्णुगुप्त तक, दक्षिण तक, वो वहाँ पे हराता है, उससे लेता है और कहता है हमारे अधीन रहना है, मोक्षानुग्रह। तो आपको हम मुक्त करते हैं, लेकिन आपकी अधीनता हमें, आपको अधीनता हमें स्वीकार करनी होगी, गिफ्ट देना होगा, टाइम टू टाइम जो उनको रेवेन्यू है वो देना है। तो समुद्रगुप्त उस समय समझ चुका था कि ये डायरेक्ट शासन नहीं दक्षिण पे कर सकते हैं, जिसको कि गलती मोहम्मद बिन तुगलक कोशिश किया। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आप देखेंगे दक्षिण पे वो उन्होंने प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक के टाइम जो है, तो ये पूरा का पूरा अगर कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे हिस्ट्री में तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और बहुत ही दिलचस्पी के साथ आप पढ़ेंगे तो जो आपको लगता है कि हिस्ट्री जो है बहुत इजी नहीं है, बहुत बोरिंग है, उसको समझना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आप जब उसको बहुत इजी, आप मैथ पे अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी इसमें मज़ा आने वाला है। हड़प्पन काल को अगर देखेंगे तो किस तरह से आप सुख्ता जंडौर, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में अभी है, वो वेस्टर्न सबसे साइट्स है, वहाँ से लेते हुए आलमगीरपुर जो यमुना की सहायक नदी हिंडन के ऊपर है, आजकल जानते होंगे हिंडन एयरबेस है, ये पूरा का पूरा वेस्ट टू ईस्ट का है। पूरा का आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो साइट्स मिले थे वो देखेंगे कि दायमाबाद दक्षिण में है, दक्षिण बाद दायमाबाद से होते हुए अगर नॉर्थ में देखेंगे कायरकाल तक का जो है, तो वहाँ जो है आप चिनाब नदी के किनारे से लेके दक्षिण के दायमाबाद, भगतरा, ये सब पूरा का पूरा साइड का जो ट्रायंगल बनता है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जो है आप शुरू करिए घघरा नदी, घघरा हक्कर पाट, उस पर बने हुए लगभग 200 से 300 साइट्स। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि रोपर है, सुतकाको है। तो आप जो है हर पीरियड को अपने हिसाब से आप अगर देखेंगे मैप के हिसाब से तो आपकी जो विजन है वो क्लियर होता जाएगा।
हड़प्पन सभ्यता के पतन को अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पन सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग चीज़ है। आर्यों ने आक्रमण किया, क्योंकि बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं जिसपे कि हथियार से प्रहार किया हुआ है। ये सही नहीं है। 13 मिले थे, जब उसको रिसर्च किया गया था पहले 13 में से 12 तो ऑलरेडी जो है वो दूसरे जो मलेरिया या फिर प्लेग जैसे बीमारियों से ग्रसित होकर डेथ कर गए थे। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में देखेंगे, कुछ भी इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि एकाएक पतन हो गया एकाएक उत्थान हो गया। जब हड़प्पन सभ्यता हुआ तो प्राक इतिहास को ध्यान में रखेंगे तो झुकर झांगर संस्कृति जो है वह जो है आहार संस्कृति वहाँ फिर आप देखेंगे कि पहले जो है गांव का एक कल्चर डेवलप होता है प्राक हड़प्पन एज में, फिर वो धीरे धीरे वो हड़प्पा सभ्यता का रूप धारण करता है और हड़प्पा सभ्यता का पतन भी धीरे धीरे होना शुरू होता है। छोटी छोटी संस्कृतियां जो है हड़प्पन सभ्यता के पतन के बाद आती है। इसमें जो है कंटिन्यूटी है। कई बार ऐसा देखा गया कि भाई उस समय जो मानसून ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, वनों का कटाव तेज़ी के साथ हुआ, जिसके चलते बारिश कम होने लगी, इससे सभ्यता का पतन हुआ। नो डाउट ये भी एक रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी रूप से भी इसमें चेंजिंग हुआ। लेकिन फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो गंगा और यमुना जो अभी बह रही है, यह गंगा जमुना बिल्कुल ही दक्षिण के बाद ईस्ट की तरफ जाती है, वैसा नहीं था। घग्गर नदी आज विलुप्त हो चुकी है, घग्गर और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में भी मैं बहुत आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह से जब भूगर्भिक हलचल हुआ पृथ्वी के अंदर, जब धरती के अंदर भारत के एरिया में जब भूगर्भिक हलचल हुआ, भूगर्भिक हलचल होने के बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से जो है वो अरावली का जो आगे का स्ट्रेच है उस पे बसा हुआ है। अरावली जो बने हैं माउंटेन्स, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं डिवाइड कर देता है। एक एरिया जो है उठा हुआ भाग है। पहले जो नदियां बह रही थी वो बिल्कुल सरस्वती और घग्गर नदी यानी कि गंगा और यमुना वो साउथ वेस्ट की तरफ बह रही थी। लेकिन जब भूगर्भिक हलचल हुआ, जब विवर्तनिक हलचल हुआ, क्योंकि पूरा पृथ्वी जो है प्लेट से बना हुआ है, हमेशा उसमें मूवमेंट होता रहता है। जैसे दो प्लेट अगर मिलता है तो जो भारी होता है नीचे जाता है और जो हल्का होता है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बाउंड्री बनता है। अरावली के बाउंड्री बनने के बाद गंगा और यमुना जो है अपना डायरेक्शन को चेंज कर दी और वो साउथ ईस्ट की तरफ बहते हुए ईस्ट की तरफ जो है वो चली गई। तो घग्गर और सरस्वती नदी जो राजस्थान में बहती थी और राजस्थान से होते हुए वो अरब सागर में गिरती थी, वह उसका सोर्स जो है बंद हो गया अरावली के उठाव के बाद, यानी विवर्तनिक हलचल होने के बाद। तो उस पार्ट में जिसे घग्गर हगरा पार्ट में 200 से लेके 500, कई लोग इतिहासकार बोलते हैं 2000 से ज़्यादा साइट्स यानी 2000 सिटीज़ थे, नगर थे, वो समाप्त हो गया क्योंकि वहाँ जो है रिवर का जाना बंद हुआ। नदी के जाने के बंद होने के बाद ऐसा हुआ। और इसी के बाद जो है आप अगर देखेंगे सिंधु नदी भी, जो सिंधु नदी सीधा आती थी, सिंधु नदी जो है वो सीधा ये पाकिस्तान के एरिया में सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो है वो उसको सपोर्ट, ये ट्रिब्यूटरी जो है उसमें पानी देती है और कच्छ में कराची के पास जाके वो अरब सागर में गिरती है। तो कहीं ना कहीं इन नदियों का भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होता गया। आप देखेंगे जो दक्षिण और उत्तर को डिवाइड करता है, बिंद, सतपुड़ा, ये सब पहाड़ भी जो है विवर्तनिक हलचल के बाद उठा। उसमें से जो है दक्षिण की तरफ से काली सिंध, सोन, पार्वती, बहुत सारी नदियां जो है दक्षिण से आपकी यमुना में और गंगा में जाकर मिलना शुरू की। तो यह बताता है कि किस तरह विवर्तनिक हलचल ने यानी भूगोल ने इतिहास बदला है। कई बार आप सुने होंगे कि कहीं भी किसी भी जगह का अगर इतिहास लिखना हो या बदला है या समझना हो तो वहाँ भूगोल को उसको समझिए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन भी धीरे धीरे होता गया और इस तरह से नदियों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ।
तो मेरे फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि किस तरह से यह चेंज हुआ, किस तरह से नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, फिर सभ्यता का पतन हुआ। पतन के बाद फिर आप देखते हैं कि वैदिक युग का आगमन होता है। वैदिक में भी उत्तर वैदिक है, पूर्व वैदिक यानी ऋग वैदिक काल, क्योंकि ऋग वेद पे ही पूरा लिखा गया है। ऋग वेद के बाद 3 वेद जो आया है, यानी कि साम वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, वो 3 वेद जो है, और पुराण एंड उपनिषद, ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। तो उत्तर वैदिक काल जो है उसको डिवाइड करता है। पूर्व वैदिक काल में क्या अंतर है, उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है। उत्तर वैदिक काल में जो है ये पूरा गंडक तक लोगों का संस्कृति का विकास होता है। तो आप जब रिवर्स को देखेंगे, इंडिया के मैप को देखेंगे, तो आपको पूरा का पूरा जो है दिखना शुरू हो जाएगा किस तरह से मांडू से लेकर दायमाबाद, सुक्ता जंडोर से आलमगीरपुर का पूरा एरिया का विकास, डेवलपमेंट और इतिहास बिल्कुल ही विकास को दिखा रहा है। कई बार आप लोगों को लगता होगा क्या हिस्ट्री 1947 तक या भारत का? नो, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी लिखी गई, बिपिन चंद्रा सहित कई इतिहासकारों ने लिखा है। और 1991 में 90 में किस तरह से यूएसएसआर अलग हुआ, उसमें से जितने अलग अलग जो कम्युनिस्ट कंट्री बने, पावर जो है वो 2 सेंटर से वो 1 सेंटर पे जाके यानी यूएसए पे जाके टिका। किस तरह से शीत युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और अभी के समय में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी सेंटर ऑफ पावर जो है वो अलग अलग कंट्री, अलग अलग ग्रुप के द्वारा कैसे अलग अलग कभी इधर शिफ्ट होता है। कुछ कंट्री इसको सपोर्ट करते हैं, बाकी जो है अमेरिकन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन कंट्री एक साथ है, साम्यवादी देशों के ग्रुप एक साथ है। भारत जो है वो निष्पक्ष, यानी कि उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है नॉन अलायंस। तो उस तरह के गुट निरपेक्ष जो है वो बने हुए हैं। तो गुट निरपेक्ष का मुखिया जो है वो भारत है, जो किसी के ग्रुप में नहीं रहना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो है आज भी वो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री की तरफ झुकाव है और रहता है। टाइम टू टाइम यह चीज़ें बदलते जाती है। अगर अमेरिका इराक पे हमला करता है तो उसके रीजन क्या है, क्या आतंकवादी एकमात्र रीजन है या फिर आर्थिक भी उसके रीजन है। इजराइल इतना डेवलप क्यों हुआ जबकि उसके आसपास के जो कंट्री है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहा है बाउंड्री पे, फिर भी इजरायली जो है इतना आगे क्यों बढ़ गए साइंस के क्षेत्र में, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जहाँ भी देखेंगे उसकी वजह क्या है। आप नॉर्थ कोरिया देखिए, साउथ कोरिया के बीच का देखिए, फिर चाइना का क्या रिलेशंस है। तो ये पूरा का पूरा रसिया का, चाइना का, दोनों के बीच जब अमेरिका की बात आती है तो फिर वो सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया का सपोर्ट रसिया करता है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह से रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और स्ट्रेटजिक रणनीतिक पार्टनर जो होते हैं उस आधार पे और आर्थिक आधार पे बदलते रहते हैं। ये पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड का जो समीकरण है, यानी कि वर्ल्ड का जो इक्वेशन है, वर्ल्ड का जो रिलेशन है वो इसी तरह से बदलता रहता है और वो उसके हिसाब से लोग सपोर्ट करते हैं। चाइना किस तरह से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और परमाणु बम से लेकर दूसरे चीज़ों को देता है, उसका रीजन इंडिया है। तो ये आप देखेंगे तो फिर दूसरे तरफ आप देखें अफ़गानिस्तान इंडिया का सपोर्टर है। तो इसकी सबको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है इसी तरह से घूमता है। करंट अफेयर्स में जैसे बहुत सारे जो आप क्रिकेट देखते हैं, बहुत रुचि है क्रिकेट का, जब चलता है तो पूरा टीवी को ओपन ट्यून करते हैं और फिर देखना शुरू करते हैं क्रिकेट जो है। तो उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा, कई बार आप कमेंट्रेटर आपको आसपास के क्षेत्रों को दिखाता है, कई बार आप देखेंगे कि ओशियन दिखाता है, यानी कि समुद्रिक एरिया, सी वगैरह दिखाया जाता है। तो जहाँ भी क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप वह ट्राई कीजिए कि उसी दरमियान आप उस सिटी को जानिए, उस कंट्री को जानिए, उसके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको जानिए, उसके इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो जानिए। तो उससे आपका कहीं ना कहीं जीएस जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। आप यह कोशिश करिए कि सीखने के लिए और जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम आता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं क्या एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त है या नहीं है, बिल्कुल ही वह उपयुक्त होता है। तो आप जब भी कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उसके रीजन्स क्या हैं जिसके चलते जो है उसको
जैसे मान लेते हैं कि रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट जो लगाया जाता है स्ट्रीट, आप रेड लाइट अगला जाएंगे तो फिर रेड लाइट येलो ग्रीन दिखाया जाता है। तो रेड ही क्यों होता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य है कितना है, डायमेंशन आगे तक जाता है, दूर से दिखता है, तमाम चीज़ें हैं। येलो जो है वो क्यों है, तो ये कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू सीखते रहेंगे। सीखने की आपकी अगर प्रवृत्ति रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। एक तो आपका सीखने की प्रवृत्ति, हमेशा क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने की प्रवृत्ति, ये होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आप ये रखेंगे तो आप हमेशा सीखते रहेंगे। और खेल खेल में सीखना, खेल खेल में सीखने का मतलब है कि कोई चीज़ें ना समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स को आप जो है उसको ट्राई करिए कि उससे समझे सीखे। बहुत सारे नाम हम लोग को याद नहीं होता था, तो हमारे फ्रेंड सर्किल में उससे मिलता जुलता जो नेचर का लोग होता था उसको हम लोग नाम रख देते थे कि भाई ये है ह्यूगो सावेज है, या ये जो है घसीटी बेगम है, या ये सिराजुद्दौला है, ये मीर जाफ़र है। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री का भी हो या कोई भी कंट्री का उस समय जो होते थे शासक, उसका नाम याद नहीं होता था तो किसी न किसी फ्रेंड को ही वो मार्क कर देते थे कि भाई तुम ये हो, तो उससे याद अपने आप हो जाता था। फिर उस पर्सनालिटी के साथ हम हर चीज़ को जोड़ देते थे। जैसे उस पर्सनालिटी को हमारे फ्रेंड से उसको नाम हमने रख दिया कि भाई आप मीर जाफ़र हो, तो आप समझ लीजिए मीर जाफ़र कितना डेंजर आदमी था और मीर जाफ़र जो है हमेशा धोखा देता था। तो जो हमें क्लास के लिए बुलाया जाए या फिर हम डिस्कशन के लिए बुलाए वो ना आए तो वो मीर जाफ़र है। तो इस तरह से हम लोग नाम रखते थे। ह्यूगो सावेज से चेहरा मिलता हुआ हमारे एक फ्रेंड, तो उनको नाम रखते थे। हम जब पढ़ते थे तो उस समय उनसे बिल्कुल फेस मिलता था, उनके सारे कैरेक्टर्स जो है उसके हिसाब से हम लोग रखते थे। अगर सपोज डैट कि कोई चीज़ें आपको किसी कंट्री का नहीं पता चलता है तो वो उस तरह से फ्रेंड्स के नाम के साथ आप रखेंगे, उनका नाम लिखेंगे कि ये ऐसा ऐसा चीज़ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोविड-19 एक बार बोला जाता तो आपको याद नहीं होता। इतना बार टीवी चैनल से लेके सुबह शाम जब देखो कोरोना कोविड-19 ये सो उठो तभी यही बात याद आती है, तो ये तो कभी भूलने वाली नहीं है। ठीक उसी तरीके से स्टडी में होता है कि आप जितनी ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, जितनी बार बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। आपको याद होगा जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मेढकी मेथड होता है, मेढकी जोर से बोलना, बार बार बोलना, उससे याद होता था और याद होता है। तो जब आपका कंसंट्रेशन ना बने ना तो आप बोल बोल के पढ़ना शुरू करिए, जोर से बोल के, ताकि बाकी एरिया का कुछ पता ना चले, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह है। एक तरीका यह है, प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक हो जाएगा, उच्चारण आपका अच्छा होता चला जाएगा। केवल मन से जो पढ़ते हैं उच्चारण उनका नहीं बोलने से उनका ख़राब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, मेरा भी उच्चारण में है दोष, इसके बावजूद मैं IAS अफसर हूँ। तो आप लोग भी अगर उच्चारण ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो भी आप लोग IAS बन सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक और क्लियर कर सकते हैं। बस दिल में जो है आपको एक जुनून होना चाहिए कि हमको यही बनना है, यही करना है, आप वही करेंगे, कहीं से भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपकी जो मानसिक दशा है, आप में जो इतनी ताकत है, आप इसका अंदाज़ा नहीं है। हनुमान को ही पता नहीं था कि वो उड़ के श्रीलंका जा सकते हैं, तब उनको जामवंत को बताना पड़ा कि आप पवन पुत्र हैं, आप उड़ सकते हैं। एक मनुष्य अपने मस्तिष्क का 2.5 से 3% ही यूज करता है तो वो IAS बन जाता है, यानी कि UPSC क्लियर करता है और UPSC में टॉप रैंक लाता है। आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने केवल 21% ही अपने माइंड का यूज किया था। अपने माइंड का 3% मैक्सिमम अगर यूज करते हैं, 97% जाने दीजिए जो करना है, तो भी आप UPSC क्लियर करते हैं। इसका मतलब है कि मन बहुत चंचल होता है। मन हमेशा जो है पढ़ाई के बजाय दूसरे चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा ग्रहण करता है, ज़्यादा समझता है। क्योंकि जब तक आप अपनी स्टडी में वजह नहीं ढूंढेंगे, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या करना है, वजह जैसे ढूंढेंगे, वजह को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आप सेलेक्ट भी होंगे, बन भी पाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत आने की संभावना है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आप हमेशा याद रखिए। दूसरा है, आप लॉजिकली समझिए। मैं किसी को यह बताऊं कि आप पटना से सीतामढ़ी जाना है,
या पटना से मुझे गया जाना है, या पटना से भागलपुर जाना है, या पटना से नवादा जाना हो, तो हम यह बोलेंगे कि आप जो है पटना से, चलिए हम पहले पहुंचते हैं नवादा। पटना से नवादा में मैं बोलूं कि आप 4 लेन पकड़िए, 0 माइल से निकलिए, आपको मिलेगा बाईपास, फिर मिलेगा आपको फतुहा, फिर फतुहा में से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा नालंदा से पहले जो हाईवे जैसे छोड़ेंगे वहाँ से निकलते हुए फिर बिहार शरीफ के बाहर आउटस्कर्ट से होते हुए आप पहुँचेंगे नवादा। मैंने बोल दिया सीतामढ़ी जाना है, मैं यहाँ से निकलूँगा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर हम जो है चांदनी चौक से होते हुए पावर ग्रिड की तरफ से होते हुए निकलते हैं, फिर CRPF कैंप आता है और आगे रूनी सतपुर होते हुए हम सीतामढ़ी पहुँच जाते हैं। बोल दिया, जो लोग सीतामढ़ी के उनको याद आ जाएगा, जो नवादा के उनको पता है। लेकिन मैं जब पूछूंगा जो भागलपुर के हैं कैसे कैसे जाएंगे, मैंने क्या क्या बताया, नहीं याद होगा। उसकी वजह यह होती है कि हम फोकस नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम आपको लेके चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आप सोचेंगे कि उस वहाँ जाने में तो लग जाएगा 2-3 घंटा, हम मैप पे ले चलते हैं आपको। अगर हम मैप पे लेके बता दें कि भैया ये डॉट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लिख देंगे तो याद हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए प्रैक्टिकली उसको आप ढालिए, प्रैक्टिकली उसको मैप ड्राइंग पे रखिएगा, न याद होने का कहीं कोई चांस नहीं बनता है। ओके, कोई रिवर को नाम याद नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वहाँ विजिट करके आ जाते हैं याद हो जाता है। हमने बहुत कोशिश की कि गंधार कला को समझना है, यूनानी कला को समझना है, तो नहीं समझने में दिक्कत होगी। बिहार म्यूजियम में अगर जाएंगे और हम बहुत उस समय तत्कालीन समय के जब बौद्ध मूर्ति है यूनानी और गंधार का अगर हम देखेंगे या मथुरा कला का, तो हमको पता चल जाएगा कि ये डिवीज़न, ये अंतर है। क्वाइंस में ये सब चीज़ें है। अगर उस समय हालांकि क्वाइंस नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा था, 1st शताब्दी में आई थी, तो ये आप तब समझना शुरू करते हैं जब आप प्रैक्टिकली दिमाग में लेना शुरू करते हैं। ये केवल सब्जेक्ट, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बातें कर रहा हूँ आपकी दूसरे सब्जेक्ट के भी। अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी को भी इसी तरह समझिए। अगर आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, उनके क्या पावर होते हैं, उनको कैसे योग बनाए, उनको उनका नियुक्ति का क्या तरीका था, उनको कैसे हटाया जा सकता है, बीच में भी हट सकते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है राज्यों में, वित्तीय आपातकाल नहीं आज तक लगी, वित्तीय आपातकाल के लिए क्या होता है, कौन से आर्टिकल, 3 तरह के आपात होते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। किस तरह से इंदिरा गांधी के समय में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे किया गया था, क्या उसमें बाद में संशोधन किया गया, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, बाद में शिक्षा को मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेधक तत्वों में जोड़ा गया, वो था 86 संविधान संशोधन। तो वो भी आपको जानना पड़ेगा कि एक विधेयक होता है और एक एक्ट होता है। जब विधेयक के रूप में होता है तो हम पढ़ते हैं 97 या 105वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, या 110वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों सदन से पारित होने के बाद, पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। तो जब विधेयक नंबर 105 है या 110 है या 115 है, 115 नंबर जो विधेयक है, जब वो एक्ट बनेगा डेफिनेटली वो 100 के आसपास आ जाएगा, 100, 99, 97। उसका रीज़न यह होता है कि कई सारे जो विधेयक होते हैं वो अप्रूव्ड नहीं होता है, पॉकेट वीटो का यूज करते हैं राष्ट्रपति, या नहीं करते हैं, या फिर बाद वापस जो है रिवीजन के लिए जाता है, सेकेंड टाइम उनको करना पड़ता है, तो वो एक्ट में नहीं बदलता है। इसीलिए विधेयक और एक्ट दोनों का नंबर अलग अलग होते चला जाता है। तो कई बार आप जब जीएस की किताब पढ़ते हैं, स्पेशली करंट का, तो आप देखें वहाँ लिखा 97, यहाँ लिख दिया 91, वहाँ लिखा 120, यहाँ लिख दिया 102, तो कैसे हो गया ये? तो ये आप समझिए कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही है।
तो प्रैक्टिकली जो है जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे, प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा आप समझेंगे सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको आप जू में ले जाइए, उसको म्यूजियम में ले जाइए, उसको हर चीज़ को प्रैक्टिकली बताया जाता है, हाउ टू लर्न। आप देखते हैं वॉल पेंटिंग वगैरह करके किया जाता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम बड़े जब हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो हमको भी अपने लाइफ में हमेशा उसी तरीके से तैयारी करनी है। हम बड़े हो गए तो भी हमें लर्निंग का जो पैटर्न है वो वही होना चाहिए कि हमें जो है वो आपको इमेजिन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। आपको पता है दिमाग के 2 भाग होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट जो है वो मेमोरी पूरा का पूरा रखता है, राइट जो है क्रिएटिविटी करता है। बहुत सारे लोग जो है केवल याद करने के लिए लेफ़्ट का यूज करें, मेमोरी में जा रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी यानी राइट जो आपका दायां आलिंद है, राइट साइड का जो ब्रेन है, अगर उसका अगर प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो संपूर्ण विकास नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते मन उब जाए, म्यूजिक, टीवी, गेम, स्पोर्ट्स कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रिपरेशन के लिए इस तरह से मेथड करिए, मैथ को बनाने के लिए भी इसी तरह से आप करिए। बहुत सारी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका तरीका यह होता है कि आप हमेशा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ग्रुप में बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन है। आर श्री प्रकाश, सुधीर शर्मा, आर श्री प्रकाश फिर से आ गए हैं। तो रेगुलर अभ्यर्थियों को प्रकाश, पंखुड़ी, नवीन, दीपक, मुख्तार अंसारी, केशव झा, परवीन है, विपिन चंद्रा इज वॉचिंग, विपिन इज माय फ्रेंड, केशव नंदन, केसरी नंदन, अनिल आनंद, कन्हैया कुमार, कुमार आकाश, रिधि चोपड़ा, जितेंद्र, शाश्वत शाह, सुमन सिंह राजपूत, विनय कुमार, रॉय मिस्टी, धीरज वस्त, सिंपी सिंह, निरंजन कुमार, चंदन कुमार। आप ज्योति, सब लोगों का यह है कि रेगुलर डीएलएड को मान्यता और इन तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि शिक्षक नियोजन पे मैं बता देता हूं, शिक्षक नियोजन हम लोग जल्दी शुरू करेंगे और इलेक्शन से पहले यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। कोई ना कोई मेथड हम लोग अपनाएंगे जिसके द्वारा आप लोगों का काउंसलिंग हो, आप लोग अप्लाई कर सके। और जो डीएलएड वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है, 2 से 3 हज़ार ही होती है। हालांकि उसमें थोड़ी से मेरिट में चेंजिंग होगी, लेकिन सीटें बहुत है, 94,000 सीटें प्राइमरी में है। तो उसका नियोजन हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 से 7 लाख परिवारों का प्रश्न है, तो उसको करा लिया जाएगा। इसीलिए आप इसके लिए परेशान नहीं हो। रंजीत पूर्वे जी भी आ गए हैं। दीपा कुमारी, थैंक्स सबको, थैंक यू सो मच। मनीष सर, थैंक यू सो मच। राकेश भी हैं, थैंक यू सबको, एंड हाय सबको। जो भी है आवेदन फिर से शुरू होंगे या नहीं होंगे, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, आप जुड़े रहिए, हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं मैं बहुत संवेदनशील हूँ कि जिस तरह से बेरोजगारी है और आप लोगों के जॉब का सवाल है, तो पटना में रहा हूँ, पूरी प्रिपरेशन पटना में किया है, गलियों में भटका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ काफ़ी संवेदनशील हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके तरफ से कोशिश हमेशा है और हमेशा रहेगी कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देकर समय जो है नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके, वो होगी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप लोग हम मेरे साथ कनेक्ट रहिए। जितनी भी लॉकडाउन में प्रिपरेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। हमारे टॉप फैन रंजीत पूर्वे जी हैं, हम उस प्रश्न को आपको सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे। कहीं से भी आपको हम निराश नहीं होने देंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी। क्योंकि आप सबको पता है कि केवल हमारे लिए ही
हम ही सब कुछ नहीं है, हमारे ऊपर भी बॉस हैं गवर्नमेंट साइड से। लेकिन कभी भी आप नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती आई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी है। बहुत ही पॉजिटिव वे में हम लोग उसको डिसाइड करने जा रहे हैं। इसीलिए एनसीटी को भी लिखा गया था लेटर, और एनसीटी से पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त हुआ है। तो अब कुछ कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से अब रहता नहीं है। विभाग और सरकार के स्तर पे जल्दी ही ख़त्म होते ही हम लोग कुछ ना कोई तरीके अपनाएंगे और उसके द्वारा जो है उसको किया जाएगा। पंखुड़ी ने पूछा है बीपीएससी के बारे में। प्रेम कुमार यादव हैं प्राइमरी, प्रीतम महतो जी हैं, दीपक भगत हैं, गोविंद कुमार हैं, निरंजन कुमार पोद्दार हैं, मनोज हैं, बीपीएससी अरविंद पासवान हैं, मोहम्मद तौसीफ़। सभी लोगों ने जो है बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस करने को बोला है। तो बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन का बहुत अच्छा आसान तरीका है। एक अच्छी बुक जो है वो है लुसेंट की, उसको और भी अपग्रेड करके लुसेंट से बेटर किताब हमारी 10 से 15 दिन में लॉन्च हो रही है, केबीसी नैनो। वो किताब ज़्यादा अच्छी है लुसेंट से। लेकिन लुसेंट को मैं इतना नहीं कहूँगा कि लुसेंट ना पढ़े। लुसेंट के साथ हमारी जो बुक्स आ रही है, क्योंकि हमने लिखी है, तो मुझे लगता है कि वो आपको फ़ायदा करेगा। ये 2 बुक से आपकी जो जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बीपीएससी में वो आपको मिल जाएगा। तो 2 बुक मैं रिकमेंड करूँगा, एक लुसेंट और मेरी वाली बुक है, वो आप देख सकते हैं। करंट के लिए बिल्कुल प्रतियोगिता दर्पण है, उसको आप देखिए, फिल्म्स आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। और जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आपके नए जो वैकेंसीज है उसमें भी हो जाएगा। मेंस के रिज़ल्ट जो है वो भी इस महीने के एंड या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक में भी जो है सो आ जाएगा, तो वो कर सकते हैं। ये उसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। और मिशन 50 फिर से आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएगी। मेंस के लिए जिनका पीटी हो जाएगा उनको मेंस की तैयारी जो है वो भी करवाई जाएगी। तो हर स्तर पे जहाँ भी आपकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मिशन 50 अवेलेबल है और मेरी संस्था है, मेरे द्वारा स्थापित है। किसी तरह का कोई भी 1 रुपया भी फ़ी नहीं ली जाती है। आप वहाँ आएंगे, चूँकि अब रेगुलर क्लास मैं नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना के चलते, तो आप ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, आपके पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे और आप लोग बिल्कुल कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे अल्टरनेट डे आपके साथ जुड़े, अल्टरनेट डे आपके जो तमाम प्रश्न है उसको हम सोल्व करें, आपको सही डायरेक्शन दे, आपको गाइड करें। साथ ही यह भी कहेंगे कि आप जो हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर आप उन्हें क्वेश्चंस वगैरह भी अगर आप देंगे तो उसको भी हम रिप्लाई करने की कोशिश लाइव द्वारा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है। बट सबको एक साथ कंसाइज करके एक साथ हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और एक साथ आपको जवाब मिल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पहले तो यह आप अपने आप को इसके लिए रेडी कर लीजिए कि आपको आईएएस बनना है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए या फिर बीपीएससी हमको सिलेक्ट होना है, बीपीएससी की तैयारी करनी है। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे, जब तक आपका एम डिसाइड नहीं होगा, तब तक आप भटकते रहेंगे। आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमको दिल्ली जाना है कि हमको ग्वालियर जाना है या फिर हमको हैदराबाद जाना है। पहले आप डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी एम जो है हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि जो तार पर से गिरता है वही खजूर पे अटकता है, जो खजूर पर से गिरता है वो धरती पे गिर जाता है। तो अपनी एम जितना ऊंचा रखेंगे आपकी तैयारी उतनी ऊंची होगी। तैयारी ऊंची होगी तो जो जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो नीचे वाला ज़रूर मिलेगा। तो एम हमेशा हाईएस्ट रखना चाहिए, प्रिपरेशन भी हाईएस्ट होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि तैयारी के दरमियान आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि मैं अपने ग्रुप में, अपने क्लास में, अपने सर्कल में, अपने जो ग्रुप्स हैं या अपने हमारे आसपास के लोग हैं, मैं उसमें सबसे बेटर पढ़ाई करूँगा, मैं उसमें सबसे अच्छा रहूँगा, मैं उसमें सबसे अव्वल बनूँगा। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगी। 1-2 मेरे फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमने कॉलेज किए हैं, जिनके साथ हमने हॉस्टल में समय बिताए हैं और जिनके साथ हमने स्टडी की है। तो मुझे बहुत खुशी है, वो मेरे फ्रेंड्स कई यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
अच्छा लगता है जब कहीं ना कहीं मैं उनसे मिल नहीं पाता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ। इस फेसबुक के माध्यम से उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि उनके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उनके फ़ोटो भी आ रहे हैं। तो सबको मेरा नमस्कार मेरे फ्रेंड्स। तो ये उन लोगों को भी पता है कि प्रिपरेशन का क्या तरीका होता है और किस तरह से हमने प्रिपरेशन किए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं खूब तैयारी करता था तो फर्स्ट टाइम मैंने रिज़ल्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया, थोड़ी तैयारी को मैंने कम कर दिया तो मेरा रिज़ल्ट हो गया। तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता यह है कि हम 14 से 16 घंटा 18 घंटा तक पढ़ाई करते थे हॉस्टल में रह के, तो हमारी जो सही डायरेक्शन है वो नहीं मिलते थे। इसका मतलब है कि पहला जो हम 8 घंटा पढ़ते थे वही हमारे ब्रेन में जाता था, नेक्स्ट 8 घंटा जो हम पढ़ते थे वो लॉस होता था टाइम। दो तरह से लॉस होता है। एक तो लॉस होता है कि आप मेंटली लॉस करते हैं, फिजिकली भी आप जो है वो वीक फील करते हैं, फिजिकली भी आप डाउन होते हैं। तो मेंटली और फिजिकली दोनों डाउन होते हैं जब आप ओवर टाइम पढ़ाई करते हैं, एक आप इंथुजियास्टिक बना के कि हमको बिल्कुल बन जाना है, कर जाना है। और वो सब चीज़ें मैंने की और काफ़ी मैं टेंशन में रहा, प्रेशर में रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक हुआ, सेलेक्टिव हुआ और बिल्कुल रूटीन बना के सही तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा सही डायरेक्शन बनता चला गया। तो ये चीज़ें जो है लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं, लेकिन मैंने इंसिडेंट को हमेशा आईएएस के नीचे रखा। यानी मुझे आईएएस बनना है, अगर सपोज डैट की कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि अच्छा मैं आईएएस बन जाऊँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, ऐसा अच्छा हुआ है मैं आईएएस बन जाऊँ तो ये कर लूँगा, अच्छा ये मेरे घर की समस्या है इसका निदान मैं आईएएस बन जाऊँगा तो कर लूँगा। मतलब लाइफ की जितनी भी समस्याएं आई फेस हमने किया उस सबको हमने केवल आईएएस के साथ टैग किया और ये सोचा ये मैं बन जाऊँगा तो ये करूँगा, बन जाऊँगा तो वो करूँगा। तो कहीं ना कहीं सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जाके आईएएस वर्ड पे जाकर टिक गया। तो मेरे लिए जो है एक बहुत बड़ा जुनून हुआ कि मुझे वही बनना है और वही करना है, और मैं सक्सेस भी हुआ, सफल भी हुआ। 49th रैंक भी मुझे मिले, बिना किसी कोचिंग क्लास के मिले, खुद की तैयारी की, सेल्फ स्टडी की, सेल्फ मेड में रहा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम्स को हमेशा यह समझ के चले कि यह प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा, मुझे यह बनना है। किसी ने हर्ट किया है, चलो इससे मैं निपट लूँगा, मुझे पहले यह बनना है। हर चीज़ को आप उसके नीचे सीक्वेंसली डालते जाइए, उसके नीचे सप्रेस करिए, दबाइए कि ये करके हम ये करेंगे, तो आप में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा एनर्जी मिलती जाएगी कि हम ये करेंगे तो यह बनेंगे। और फिर पावर इंजॉय जो करना होता है उसके बारे में सोचिए कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, आईआरएस बन जाऊंगा, या डीएसपी स्टेट सर्विस से बनूंगा, या फिर सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो मुझे यह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप में कहीं ना कहीं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। जैसे ही आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मूड आपका बनना शुरू हो जाएगा तो आप समझिए कि आपने आधे रास्ते तय कर लिए। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। पिछले सेशन में भी आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रिपरेशन। दोनों का इम्पोर्टेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ किया गया प्रिपरेशन कभी भी बेकार नहीं जाता है, कभी पढ़ा हुआ चीज़ बेकार नहीं जाता है, वो हमेशा जो है आपको फ़ायदा करता है। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, तब जाके आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं। कॉल्स भी, चूँकि कॉल्स भी बहुत आते हैं, तो चूँकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, चूँकि मैं डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हूँ आजकल, तो उनके क्वेश्चंस जो है हमेशा इस तरह से होते हैं कि किस तरह से नियोजन और तमाम चीज़ें होगी। मैंने उनको कहा है कि आप पेज से जुड़े रहेंगे, जैसे अप टू डेट मिलेगा डेट टाइम मैं आपको ट्वीट कर दूंगा, डेट टाइम मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे अपडेट कर दूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पेज से जुड़े रहेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। केवल इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि तैयारी से संबंधित जितने भी एंगल डायमेंशन होते हैं उसकी भी आपको जानकारी टाइम टू टाइम दी जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम्स का
मैंने अभी JRF नेट भी बताया, BPSC बताया, UPSC बताया, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो बताया, फार्मूला बताया, किस तरह से फार्मूला बना के अपनी चीज़ों को याद करेंगे। वो फार्मूला जो है एक पॉकेट डायरी रखेंगे जिसमें लिख के रखेंगे। वो फार्मूला जो है लिख के अपने टेबल, जहाँ स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका के रखेंगे कि बार बार उस पर ध्यान जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। फार्मूला को बार बार याद करेंगे, 10 बार रटेंगे, 15 बार रटेंगे, 15 से 20 बार जैसे हो जाएगा वो फार्मूला बिल्कुल पंडित जी का जो होता है मंत्र उस तरह से याद हो जाता है। क्योंकि पंडित जी ने कहीं कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आते हैं। कोई भी उत्सव हो या कोई भी माहौल हो, उसके हिसाब से उनके पास उनके जो मंत्र होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। उनका ध्यान कहीं भी होता है फिर भी उनके लिप्स पे होता है वो। तो वैसे में अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए, बार बार देखा जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और उसके लिए आप कंटिन्यू प्रयास करते जाते हैं और आप हमेशा सक्सेस हो जाते हैं। मिष्टी ने पूछा है कि मिशन 50 में एडमिशन कैसे होगा। मिशन 50 में एडमिशन जैसे नॉर्मल होगा आपको मैं अपने पेज के माध्यम से बताऊंगा किस तरह से आपको एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे और 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो अगर सिलेक्ट भी नहीं होते हैं तो भी उनका सेलेक्ट किया जाता है। उसकी वजह यह होती है कि एक झोपड़ी में रहने वाले और एक अच्छे मकान महल में रहने वाले दोनों के रिजल्ट में अंतर होता है। क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले जो होते हैं काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उनके सेकेंड क्लास की जो डिग्री होती है उसको मैं हमेशा 80% मानता हूं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करके सेकेंड क्लास भी लेके आते हैं। तो यही वजह है कि जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं उनको मैं 50 के बाद भी उनको मैं एकोमोडेट करता हूँ ड्यू टू ह्यूमैनिटी ग्राउंड। सो ऐसे अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जिनकी समस्या बहुत ज़्यादा है और मुझे पता चलता है तो उनको भी मिशन 50 में रखा जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाता है, गाइड किया जाता है, मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। और मैं टाइम टू टाइम वहाँ क्लास भी लेने जाता हूँ। जब भी मुझे समय ऑफिस के बाद मिलता है, उसमें इंटरव्यू का समय आते हैं तो निश्चित रूप से मैं मैक्सिमम टाइम होता हूँ। मेंस का जो स्ट्रेटजी बताना होता है मैक्सिमम टाइम आता हूँ। क्लास किसी खास चैप्टर को लेकर अगर करना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसको भी मैं आप लोगों को बताऊं। और इस तरह से आपका वो एडमिशन के लिए आपका टेस्ट जो होगा उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। गौरी शंकर ने BPSC का बताया है, मैंने बता दिया। अखिलेश यादव को मैंने बता रखा है। फिरोज आलम है, उनको मैं ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस आ गए हैं। अमरेश ने भी जो है वो पूछा है। सुजीत कुमार, अनुपम झा भी क्वेश्चन को किए हैं। के सिंह है, धीरज वास्तव है, अतिक अनवर हैं, विपुल कुमार प्रसाद हैं, सुजीत कुमार है, अखिलेश कुमार यादव हैं, रियाज आलम हैं, रंजीत पूर्वे जी भी थैंक यू रंजीत जी, जुबैर अहमद हैं, नेहा सिंह ने भी क्वेश्चन किया है, रोशन पांडे हैं, इंस्पायर हैं, निरंजन कुमार पोद्दार हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, सभी GS रिलेटेड हैं। ऑप्शनल पेपर को लेके भी मैंने बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे। निरंजन कुमार सिंह भी हैं, श्री प्रकाश हैं, के सिंह हैं, सुजीत कुमार है। तैयारी कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल तैयारी करिए सुजीत। जुबैर अहमद का भी क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का साफ़ सुथरी थी। देखिए रिजल्ट जो हुई है वो नहीं बताया जा सकता है कि जब एक बार किसी कारण से कैंसिल हुआ तो फिर जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। शुभम जायसवाल ने BPSC मेंस के लिए बता दिया है। धर्मेंद्र कैसे होगा, क्या कैसे होगा, फिर से क्वेश्चन करिए। आपका क्लियर नहीं है क्वेश्चन, पूरी दीजिए। सुजीत कुमार है वो अलग ही अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। विशाल कुमार, नेहा सिंह का अलग है। अनुज कुमार कुछ लोगों ने कहा सर जी मेरा नाम लीजिए, सबका नाम लेना मुश्किल है, आपके क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। दीपक है, मुख्तार है, अरुण है, सुमित मिश्रा हैं, जितेंद्र हैं, सूरज हैं, कुंदन पटेल, अच्छा आप भी हैं, विशाल कुमार हैं, नीरज सिंह, सोनू, अच्छा नीरज जी ने पूछा कि मेरा सन 7th क्लास में है। गौरी शंकर हैं, अमरेश कुमार है, BPSC ऑप्शनल के बारे में पूछ रहे हैं। तो अमरेश BPSC के लिए आप
एक काम कर सकते हैं कि आपको ऑप्शनल पेपर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। वैसे अगर मेरी राय होगी तो आप साइकोलॉजी और फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अच्छे रिजल्ट होते रहे हैं। कम स्टूडेंट होते हैं उसमें रिजल्ट ज़्यादा होता है। LSW लोग ले लेते हैं क्योंकि कई बार अच्छा होता है, कई ख़राब होता है। ऐसे पेपर लेना चाहिए जिसमें कि कभी ख़राब या बुरा नहीं होता है। तो इस तरह से आप 5-6 मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, उसको आप कर सकते हैं। निधि श्री, JRF नेट के बारे में निधि मैंने बता दिया है। सुप्रिया, सुदर्शन, मेरा भी हो गया, सुनील हो गया, साहिब हो गए, सरदार पटेल हॉस्टल पूरा जुड़ा हुआ है। थैंक यू सबको। अश्विनी सिंह, अनुज, अब्दुल्ला हैं, मुकेश कुमार हैं, अजीत कुमार हैं, निशा सिन्हा इज वॉचिंग, अनिल हैं, आकाश, सुजीत, राघवेंद्र, अनुपम झा, सरोज कुमार, बहुत सा तमाम जो है लोग हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी के क्वेश्चन जो है वो वहीं पे जाके टिक रही है कि हमें निहाल हैं, कुमार हिमांश हैं, रिया श्रीवास्तवा, जितेंद्र कुमार, थैंक यू सबको, गुड इवनिंग। मंजेलाल शर्मा है, गोविंद हैं, दीपक हैं, तौसीफ़ का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मुन्ना गुप्ता हैं, विमल कुमार, अमरेश कुमार। हिस्ट्री ऑप्शनल का मैंने बता दिया है अमरेश। सुजीत आपके जो है 9 चली गई है, फिर अब एग्ज़ाम होगी, अच्छी डेट आ जाएगी। राहुल राज ने क्वेश्चन किए हैं, गरीब के लिए कैसे होगा B.Ed। सुजीत सिंह, देखिए वो अब बहुत सी जगह बहुत कम, पटना यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं वहाँ पे B.Ed के लिए बहुत कम फ़ी लिए जाते हैं। सुजीत, ये कौन है, अश्विनी सिंह हैं, मुकेश कुमार का क्वेश्चन आ रहा है, अजीत पटेल हैं। रेलवे में नौकरी के तैयारी के साथ कर सकते हैं, अजीत बिल्कुल कर सकते हैं। रेलवे में तैयारी के बाद जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ड्यूटी के दरमियान तो आप नहीं तैयारी कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग का 2 घंटा और इवनिंग का 2 घंटा समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ जाएगी। तो जो जॉब में रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं तो जॉब में रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि हमारे समय में थे। रेलवे में भी 2 मेरे फ्रेंड्स थे जो कि रेलवे में ही थे, कोलकाता में, दोनों सेलेक्ट हुए थे, टिकट कलेक्टर थे। 2 मेरे सीनियर थे जो कि केंद्रीय विद्यालय में थे और बिहार सरकार के एक स्कूल में थे, वो भी सिलेक्ट हुए थे IAS में, प्रॉपर IAS मिला था उनको। तो कई ऐसे हमारे बैच में भी हुए हैं। बाद में मैंने देखा है कि जो जॉब में थे वो लोग भी सिलेक्ट होते रहे हैं। तो आप सभी जो है वो जॉब में रहते हुए भी सब्जेक्ट हो सकता है। सीतामढ़ी पेज वाले अंकित सिंह भी आ गए हैं। तो सभी जो है उसमें आप लोग हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं आपको ले लेता हूं क्वेश्चन वगैरह। BPSC के लिए बुक सजेशन की बात हो रही है तो ठीक है। बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम है, देखिए जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि रीजनिंग और मैथ पूछे जाते हैं, बिल्कुल वो प्रैक्टिस का है। आपकी जो एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी आपके सिलेक्शन उतने अच्छे होंगे। और एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सबसे पहले, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना हो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से एक आप आइडिया मिलता है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बार बार आपको सोल्व करना चाहिए। फिर उसके पैरेलली बहुत सारे पब्लिकेशन से सेट आते हैं, उस सेट को बनाना चाहिए। तो जैसे आप बनाएंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी जैसे आपकी बढ़ती जाएगी आप में का सिलेक्शन कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट मैथमेटिक्स से बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, उस ट्रिक्स को यूज करेंगे तो भी आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली जो है आप उसको निकाल पाते हैं। तो ट्रिक्स जो है मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनाइए। 2-3 पब्लिकेशन है जहाँ से ट्रिक्स के लिए मैथमेटिक्स की किताब आती है। आप देखेंगे कि TMH की बुक्स है, लॉन्गमैन की किताब है, उपकार का भी है, तो वहाँ ट्रिक्स की मैथमेटिक्स ट्रिक्स करके आती है। तो जो बेटर बुक्स आपको लगता हो उसको आप देखिए और उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सिलेक्शन जो ग्रेजुएट लेवल के SSC या दूसरे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे।
जीएस के लिए तो बिल्कुल आप लुसेंट की बुक पढ़ेंगे तो एसएससी के लिए जो जीएस की क्वेश्चंस है वहाँ से आपको पूछा जाएगा, लेकिन 10% क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जितना दिया गया है वो काफ़ी है, उसी से आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको इनिशियल आपने स्टार्ट किया है, दिक्कत हो रही है मैथ बनाने में या रीजनिंग बनाने में, तो स्टार्ट करिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। फ्रेंड के साथ आप इस तरह से वीडियो कॉल करिए, उनके साथ बातचीत करिए और फिर सोल्व करके उनको बताइए, फिर उनसे आप डिस्कस करिए कि किस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। अपने टीचर्स के साथ भी आप इस तरह वीडियो कॉल से जुड़ के उनके साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो सकता है कि इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी के समय में अपनी तैयारी को एक सही पेस में ले जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा होगा कि आप उसको करेंगे तो एक तैयारी का एक अच्छा लेवल जो है हो सकता है। आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हमको अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाना है, क्योंकि तैयारी का एक नज़रिया ये भी होता है कि हम तैयारी बस कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग तैयारी बस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का मतलब ले लेंगे, फिर वो नहीं होता है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो सालों साल निकलता चला जाता है। कई बार आप देखेंगे कि हमारे भी सीनियर हैं जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि वो बस तैयारी कर रहे हैं, जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल ये नहीं लिखते हैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मैं इसी साल करूँगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा बोलते हैं वो। अगर ये बोले कि नहीं इसी बार मेरा लास्ट चांस है, इसी बार मुझे करना है, तो उनका रिजल्ट होता है। जब आप देखिए कई ऐसे आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा जिनका अटैम्प्ट ख़त्म होता रहता है, लास्ट अटैम्प्ट में वो क्या बोलते हैं, मैं इस बार ज़रूर करूँगा, मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, उनका रिजल्ट होता है। आप शुरू में ही ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं बिल्कुल करूँगा, ये मुझे करना है, और लास्ट अटैम्प्ट हर एग्ज़ाम को मान के अगर करेंगे तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक निकलते चली जाएगी कि नहीं भाई हम ये तैयारी करेंगे और हम इसी बार करेंगे, इसी बार मेरा होना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक आप यह मेथड ज़रूर अपनाइए, नहीं तो समय निकलते देर नहीं लगती है और साल दर साल जो है वो समय निकलता चला जाता है और आपको लगता है कि वाह कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास 5 साल बचे हुए हैं, 5 साल में हम तैयारी कर लेंगे। तो ये 5 साल जो है वो कब के ख़त्म होती है, 5 साल कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में साल बदलते जाते हैं और रिज़ल्ट जो है वो नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में अगर आपको रिज़ल्ट हो जाता है तो आप समझिए कि दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी होता है कि उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन को अपने अच्छे मुकाम पे लेके जाइए। तो फ्रेंड्स, और भी आपके क्वेश्चन जो है इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बताते जाइए और हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है वो देते जाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आप अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए तैयारी के लिए। गुड इवनिंग सभी को, अखिलेश से लेकर सुनील कुमार सभी को, नीतीश सभी को मेरी तरफ से। मिशन 50 का सिलेबस पूछ रहे हैं, बिल्कुल 100 क्वेश्चंस के मिस्ट्री 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें गर्ल्स के लिए भी हमने रिजर्वेशन रखा है कि गर्ल्स कैंडिडेट को 35% उसमें रखा ही जाता है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स सभी पेपर से पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर जैसे एग्ज़ाम होने वाला होगा तो हमें अलग से हम आपको इसी लाइव के माध्यम से हम बता भी देंगे या फिर हम अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि अभी से आप NCERT बुक्स वगैरह जो हमने बताया है अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन जो है वहीं से पूछने की संभावना रहेगी, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। कई लोगों ने लिखना कि सर टालने की प्रवृत्ति हम में भी है। टालने की प्रवृत्ति आप में ही नहीं है, टालने की प्रवृत्ति जो है वो सब में होती है। टालने की प्रवृत्ति को दूर करने का तरीका बताता हूँ। जैसे आप मॉर्निंग उठते हैं और आपकी एक हैबिट हो जाती है कि हमें आज नहीं मंडे से पढ़ाई शुरू करनी है, मंडे नहीं हम अब 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे मेरे भैया की शादी है उसके बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर
कॉलेज क्लास शुरू होगा तब पढ़ेंगे, अभी क्या कोई नहीं पढ़ रहा है। टालने की प्रवृत्ति जो है वो एक हैबिट में चला जाता है। जैसे मॉर्निंग में मुझे 6 बजे उठना है, महीनों से आप सोचते रहेंगे कि उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिट रखना है, या कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, योगा द्वारा अपनी जो मेंटल कंडीशन है उसको इतना इम्प्रूव करना है कि स्टडी अच्छे से हो पाए। लेकिन जो सोचते रहते हैं वो महीनों निकल जाता है, मॉर्निंग नहीं उठते 6 बजे। लेकिन अगर एक बार आपने ठान लिया मॉर्निंग 6 बजे उठना है तो आप उठ जाएंगे। जैसे ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन ये जो ज़रूरी काम होता है उसमें अपना ही उठते हैं, क्योंकि मन का ही सब दोष है कि हमको उठना है तो उठेंगे, नहीं उठना है नहीं उठेंगे। मन का ही दोष है कि आज रात भर जगना है तो जगेंगे, नहीं जगना है तो नहीं जगेंगे। अपनी मर्जी होती है। तो मन का जब लगाम अपने हाथ में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। और जो समय आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या यह समय आने वाला है? ना मेरे लाइफ में आने वाला है, ना आपके लाइफ में आने वाला है। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी आइडियाज़, अगर आप उसको समझ लेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने लाइफ में अपने बिहेवियर में चेंज करते हुए उसको अपनाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और यदि आप इसको नहीं अपनाएंगे और जब आप सक्सेस नहीं होंगे तो बाद में आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को समाप्त कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। आज से और अभी से सोचिए कि हमें आज से पढ़ना है, अभी से हमारे पास समय है 2 घंटा, मैं पढ़ूंगा, हर दिन 8 घंटा पढ़ूंगा तो 8 घंटा पढ़ना है मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, सेट की प्रैक्टिस तो करनी है तो करनी है। मुझे मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे उठना है तो उठना है, मुझे रात में नहीं जगना है तो नहीं जगना है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति आप लोगों के बीच होती है कि रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात भर पढ़ते हैं, मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे वो सोते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11 बजे सो जाते हैं, मॉर्निंग वो 6-7 बजे उठते हैं। दोनों में अंतर यह होता है कि दोनों में पढ़ाई का जो स्तर है या आपकी स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो यह डिसाइड नहीं करता है कि आप रात है या दिन है। आपका मेंटल कंडीशन कब आपका पीसफुली रहता है, कंसंट्रेशन कब बनता है, वो डिपेंड करता है। आपका दो बातें मैं आपको बताऊंगा। नाइट में जब पढ़ते हैं तो काफ़ी आपका डीप कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, आप इजली उसको पढ़ पाते हैं और आपको याद भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल पूरे समय जो है नाइट में ही पढ़ते रहें। इसकी वजह भी यह है कि अगर आप कंटिन्यू इस नेचुरल जो क्लॉक है उसको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फिजिकली आपको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, नींद कम आएगी, आप हमेशा जो है बुझा बुझा रहेगा, समझने में दिक्कत होनी शुरू होगी। ख़ास तौर पे अगर आप 8 से 10 महीना पूरी रात पढ़ते हैं और फिर मॉर्निंग से सोकर 10 बजे उठते हैं और आप कंफर्ट हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं कभी भी एग्ज़ाम के दरमियान ऐसा सजेशन नहीं दूंगा। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए अपने जो नेचुरल क्लॉक है उसको धीरे धीरे आप डाउन करिए। जैसे 5 बजे सो रहे थे, 4 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे तक आपका फिर सोना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका जो है वो हैबिट फिर से वापस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिनको आदत है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का, बहुत सारे लोग हैं 10 बजे सोते हैं, मॉर्निंग 4 बजे उठ के भोर के टाइम में पढ़ते हैं, गोधली बेला में। वो भी एक परफेक्ट टाइम होता है जिसमें कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। लेकिन शर्त केवल यह है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको नींद अच्छी आती है तो वो मॉर्निंग का जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो भी परफेक्ट होता है पढ़ाई के। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाकर वो रात में पढ़ना बंद कर देते हैं, कभी ज़रूरत होती तो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आप नाइट के समय अवॉइड करें जितना हो सकता है। लेकिन नाइट में अगर पढ़ने की अगर आदत आपका अच्छा हो गया है, लेकिन सब दिन यह नहीं पढ़िए, क्योंकि फिजिकली आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। फिर नींद की गोलियां और दूसरे चीज़ें आपको अपनाना पड़ सकता है। मेरी बात करेंगे, अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने दोनों ही किए हैं। नाइट में मैंने बहुत पढ़ाई किए हैं, पूरी रातें पढ़ना, दिन में 4 घंटा सोना, फिर दोपहर में 1 घंटा सोना, ये मैंने रखा है। और अपनी प्रिपरेशन के दरमियान, कॉलेज के दरमियान मैं रात में पढ़ता था, क्योंकि हॉस्टल में रहने पे आप समझ सकते हैं कि दिन में कितनी परेशानी होती है। तो रात में भी पढ़ता था। फिर मैंने एग्ज़ाम के समय मैं उसको चेंज करता था, फिर मैं दिन में पढ़ना शुरू करता था, रात के समय को थोड़ा सा रिड्यूस करता था। तो आप इसको अपना सकते हैं, क्योंकि रात में पढ़ने से आपके हेयर लॉसेस के चांसेस जो है बढ़ने जाते हैं। तो आप प्रॉपर फूड वगैरह भी लीजिए, खाना समय से होना चाहिए,
जो लॉज में हॉस्टल में हमारे फ्रेंड्स रह रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से खाना ना खाएं कि बस ठास भोजनम नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, कम कम खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, आपको मेंटली जो है से पीसफुली रहेंगे, आपको अच्छे से याद भी होगा, आपका ग्रोथ जो है प्रॉपर हो पाएगा। एक समस्या हमेशा आती है कि आप डिप्रेशन और टेंशन की समस्या आती है। जब आप डिप्रेशन या फिर टेंशन में होते हैं तो दो चीज़ों को आप ज़रूर चेंज करिए। एक अपना फिजिकल जो डाइट्स है, हम जो खाना खाते हैं उस डाइट्स में अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, जैसे अच्छे से फूड्स खाना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी जो है आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। जैसे किसी को खीर पूरी पसंद है और खीर पूरी उसको मिल जाए तो उस दिन पढ़ने का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, आपको पढ़ने में खूब मन लगता है, खूब खुशी मिलती है अंदर से। जैसे ही आपने डाइट में चेंज किया, आपको खुशी मिली। उसी तरह से ब्रेन के डाइट की ज़रूरत होती है। ब्रेन को क्या पसंद है? अगर ब्रेन को पसंद है म्यूजिक और आप ब्रेन को जो है सो दिन भर न्यूज़ सुना रहे हैं कोरोना, तो आपको डिस्टर्ब करेगा और म्यूजिक आप उसको दे ही नहीं रहे हैं। जो आपको बूस्टर डोज है ब्रेन के लिए, म्यूजिक आपको पसंद है, नहीं दे रहे हैं। आपको पसंद है सोशल मीडिया पे अपना इंटरटेन करना, आप उसको दे नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देता हो, किसी को राइटिंग का शौक़ है, किसी को पोएम लिखने का शौक़ है, किसी का जो भी आपको शौक़ है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मूवी देखने का शौक़ है, आप यहाँ टीवी पे मूवी नहीं देख पा रहे हैं, जो भी कारण है, तो जैसे ही अपने डाइट्स जो आप दिन भर दे रहे हैं अपने ब्रेन को, अगर उस डाइट्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको जो है तुरंत आप में स्फूर्ति आ जाएगी, पॉजिटिव मूड आप बनना शुरू हो जाता है। एक और मैं आपको सजेशन दूंगा कि जैसे आप पूरे वीक 12 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं मॉर्निंग 5-6 बजे, वीक में एक दिन आप ओवरनाइट जगिए। जैसे आप बिल्कुल रात भर जगिए, किसी भी काम से पढ़ते हुए लिखते हुए 5 बजे जाकर सोइए। वीक में एक बार इसको करिए। उससे क्या होता है, एक चेंजिंग आता है, एक बायोलॉजिकली चेंजिंग अपने माइंड में, शरीर में आता है, जो आपको एनर्जी देता है। और हर वीक में हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, वो कहीं ना कहीं हमारी वीक होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी एक आपको डर हमेशा रहता है। और कॉन्फिडेंस हर बार जो है आपको लैक होता है। वीक के लास्ट डे या फिर 15 दिन में एक बार ज़रूर आप परेशान हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप समझिए कि एक बिल्कुल बायोलॉजिकल लोचा है ये। हर आदमी, हर इंसान जब स्टूडेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी जो है वो आती है। ये बिल्कुल ऐसी बायोलॉजिकली चेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसका चलते ये होता ही होता है। ये मान के चलिए हर आदमी को होता है, लेकिन इससे ओवरकम होने की ज़रूरत है, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप ये समझिए सबके साथ हो रहा है। हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप यह सोचें कि जो हॉल में आप बैठे हुए हैं उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म आपको करना है। ये आप माइंड में रखिए। आप जैसे सोचेंगे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है तो आप एट ए टाइम जो है आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सही डायरेक्शन में आएगी, और तब आपका जो सोल्व करना, जो आप जहां 100 में से 80 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स 85 आप करेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप सोचेंगे कि मेरे से जो अच्छा सब पढ़ के आया है, मेरे से होगा या नहीं होगा, आप 80 की जगह 75 करके आएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप करके आप जाते हैं तो 5 क्वेश्चंस आप दूसरे से ज़्यादा सोल्व करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आपके जो माइंड है, आपके ब्रेन है, वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्पफुल हो जाता है। आप कंफ्यूज करते हैं, वो आपको पीछे की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल कंडीशन को जितना पॉजिटिव रखेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने कहा आई कैन डू, मैंने बुक लिया, मैंने कहा कि आज मुझे ये किताब का 4 चैप्टर जो मैंने बताया है मैंने ख़त्म करने हैं, तो क्या होगा? क्या मैं 4 चैप्टर ख़त्म कर पाऊँगा? एक क्वेश्चन है आपके लिए। सब लोग बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, कर देंगे। नहीं होगा। 4 चैप्टर ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स।
तो क्या होगा? कई लोग 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, कई लोग 3 चैप्टर ख़त्म करेंगे, 4 किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि जोश में हम ज़्यादा चैप्टर ले लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो उसमें दिमाग काम करता है, तो कुछ लगता है ज़्यादा ही हमने जज्बात के साथ जो है खेल लिया है, ज़्यादा ही मैंने चैप्टर ले लिया है। तो क्या हमने गलत किया? नहीं, हमने सही किया। 4 चैप्टर हमने जब कहा कि 4 चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा अभी, और देखा कि ये तो 150 पेज है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम 2 चैप्टर करते हैं 75 पेज, 2 चैप्टर करते हैं तो हम आधा कर लेते हैं 4 की जगह, जो हमने सोचा था कि हम 4 के 4 करेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि अभी तक हम 0 पे थे और सोचते थे कि अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसे में आप 1 चैप्टर ही पूरा नहीं करते हैं, आधा चैप्टर पे लटकते हैं, अनमने ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन जब टारगेट फिक्स करते हैं 4 चैप्टर, तो 3 चैप्टर तो पूरा कर ही सकते हैं, और 3 चैप्टर पूरा होता है, 4 किसी का नहीं होता। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम मेरा नहीं हो रहा, मैं खाना पीना छोड़ रहा हूँ, अब नहीं खाने वाला हूँ, अब तो मुझे खाना पीना है नहीं, क्योंकि हम तो बोले 4 करेंगे, नहीं हो रहा है 4। तो फ्रेंड्स, ऐसे उत्साही अति उत्साह के साथ हमने भी बहुत बार पढ़ाई की है, और कई बार जो है रात से लेकर सुबह के 6 बज जाते थे, और जब हम टारगेट फिक्स करते थे वो पूरा नहीं होता था, और तब बहुत ज़्यादा हम घबरा जाते थे कि शायद मैं IAS नहीं बन पाऊँगा, शायद मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज जब मैं उस समय को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, यह वो फार्मूला था जो 100% एक्यूरेसी 100% लक्ष्य तक तो नहीं ले जाता था, लेकिन इतना करता था कि 50 से 75% हमको पढ़वाता था। बिना टारगेट के अगर हम पढ़ते तो एक चैप्टर भी पूरा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जब भी पढ़ाई करना है तो मॉर्निंग उठने के साथ ये टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ और कौन कौन से चैप्टर कितना करना है। किसी का भी रूटीन बनाया हुआ 100% फॉलो किसी का भी नहीं होता, ये भी जान लीजिए। लेकिन 90% अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल ही कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करेक्ट कर सकते हैं। जैसे 50% से ज़्यादा अगर आप एक्यूरेसी है, 50% से अधिक अगर अपने टारगेट से 50% भी अगर आप करते जाते हैं तो आप क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, क्योंकि बाकी लोग ने किसी ने टारगेट फिक्स ही नहीं किए हैं, बस अपने ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की पढ़ाई का जो तरीका है वो ऐसे ही है, 99% का, कि बस पढ़ना है। आज के आप कितना टारगेट लिए हैं, क्या पढ़ना है वो नहीं है, बस पढ़ना है। और फिर पढ़ते पढ़ते कोई टारगेट वगैरह अगर होता है, गाड़ी लेके निकल गए, जाना है दिल्ली, वो तो फिक्स है तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, आज ही एक कंटिन्यू चलाएंगे दिल्ली पहुंचेंगे। कई लोग जाते हैं कंटिन्यू चलाते हुए निकल जाते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश, मुंबई, पुणे से साइकिल से पहुंच गए बिहार, दिल्ली से रेलवे ट्रैक पकड़ के पहुंच गए बिहार। ये दिखाता है इच्छा शक्ति को। ट्रेन चलती और बोला जाता है कि आप पैदल चलिएगा, तो ना ना ना, नहीं होगा हमसे। आपको केवल बिहार के अंदर ही कहा जाएगा कि पटना से चलना है, बिहार से पैदल, ना ना, नहीं होगा। लेकिन मजबूरी क्या नहीं सिखाता, परिस्थितियाँ क्या नहीं बताता, और मनुष्य के अंदर इतनी असीम क्षमता है कि सब कुछ वो कर सकता है। द माउंटेन मैन आपने मूवी देखा होगा, दशरथ माझी को। दशरथ माझी ने पहाड़ काट दिया, बड़ी बात है। उन्होंने भी सत्तू का पोटली लेकर सीधे पहुंचे थे नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन, रेलवे ट्रैक पकड़ के, क्योंकि रास्ता तो पता नहीं है कौन रास्ता जाएंगे, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, पूरब किधर, पश्चिम किधर। उस मूवी में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हम भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं, क्या पता भगवान हमारा वेट कर रहा होगा। इसका सीधा मतलब है कि गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु सभी को मदद जो गॉड करते हैं उन्हीं को करते हैं जो खुद अपनी मदद खुद करते हैं। हिम्मत मददा मदद खुदा, जो अपनी हिम्मत रखते हैं उन्हीं को खुदा मदद करता है।
तो जैसे ही आप अपनी मदद करना शुरू करते हैं, जैसे ही अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पूरी कायनात जो है उसको पहुंचाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करती है। द सीक्रेट बुक आपने पढ़ी होगी, जिसमें जो नहीं पढ़ा है उसको आप लॉकडाउन में ज़रूर पढ़िए। वो आपको बताता है कि अगर सीक्रेट बुक में कि अगर आपको कुछ करना है तो आप अगर स्टार्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे उसके लिए जो है आप लोग उसको पूरा करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो आपको आपके करीब आता जाता है। ये भी एक फ़ायदा जो है आपको मिलता जाता है। तो सीक्रेट बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से भी अगर आप बात देख सकते हैं, जैसे जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अपना अगर अपनी चाह को बनाना चाहते हैं और उसको जुनून डिजायर्ड आपका है कि उसको प्राप्त करना है, तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बनते जाते हैं और आप उसको प्राप्त करने के करीब पहुंचते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी ही मैं फिर आपके साथ होऊंगा। सैटरडे और संडे, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन 2 घंटा के बाद बोलना कितना मुश्किल होता है। सैटरडे और संडे 3 बजे से, सैटरडे और संडे 3 बजे से यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव होता हूँ। एक साथ मैं दोनों नहीं करता क्योंकि सभी के क्वेश्चंस को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ, आप जो है youtube.com/डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जाएंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, या डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, तो आपको यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहाँ मैं आने वाला हूँ और वहाँ आपको सैटरडे और संडे को लाइव होऊंगा। उसमें पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं, और उस पर मैं आपको बताऊंगा जो रेस्ट आपके क्वेश्चंस रह गए हैं उस सभी सवालों का जवाब यूट्यूब चैनल पे सैटरडे और संडे को 3 बजे से मैं लाइव होऊंगा। वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, और टीचर्स के बारे में भी जितने भी आपके सवाल है वो सवाल आप मुझे छोड़ देंगे, मेरे पेज पे पोस्ट कर देंगे, उसके भी सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि फिर बाहर में घूमने का मिलेगा मौका। अभी खूब पढ़ाई कर लीजिए, यह मौका मिला है, और फिर बाद में घूमिएगा। एक बार आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर अब घूमते रहिएगा। सो ऑल द बेस्ट मेरे फ्रेंड्स, एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.